दोस्तों नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। तो प्यारे मित्रों, आज हमारा टॉपिक रहेगा उपसर्ग। क्या रहेगा? उपसर्ग। परीक्षा में इससे संबंधित ही एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यदि हमें संधि अच्छी तरह नहीं आती है तो हम उपसर्ग नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने संधि करवा दी है। अब मैं बताऊंगा भी कैसे, उदाहरण देकर भी, क्योंकि उपसर्ग करते वक्त हमें संधि भी आनी चाहिए। तो प्यारे मित्रों, आज हम जानेंगे कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं, हिंदी में उपसर्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार के हम शब्द इसे बना सकते हैं। तो इन सब के बारे में चर्चा हम करेंगे। परंतु परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार, उसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखिए, बाद में इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, मैंने देखा था कि एक पेपर में प्रश्न आया था, शब्द था अप्रत्याशित। क्या शब्द था? अप्रत्याशित। अब प्रश्न दे दिया गया कि अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द छांटिए। क्या छांटना है? मूल शब्द। यही बात मैंने आपको अभी कही 2 मिनट पहले कि संधि अगर आपको आती है तो आप मूल शब्द छांट पाएंगे, अन्यथा नहीं छांट पाएंगे। देखिए कैसे, इसमें से आप छांटेंगे अ। आपको पता है कि ए क्या है? उपसर्ग है। तो पीछे शब्द क्या बच गया हमारा? प्रत्याशित। तो क्या ये हमारा मूल शब्द बच गया या मूल शब्द है? नहीं है। अभी देखिए, इसके अंदर और कुछ, बहुत कुछ बाहर निकालना पड़ेगा अभी तक, तब जाके ये मूल शब्द बचेगा। और परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही आता है कि निम्न में से मूल शब्द छांटिए उपसर्ग का। तो देखो, प्रत्याशित में अब कई बच्चे कहेंगे सर प्र भी क्या है? प्र उपसर्ग है, तो पीछे अपना शब्द क्या बचा? त्याशित। क्या बचा? त्याशित। तो अब आपको पता है कि त्याशित कोई मूल शब्द है क्या? ऐसा कोई शब्द होता है क्या? कि जी नहीं होता। तो इसका मतलब प्र उपसर्ग तो बाहर है, नहीं निकलेगा। तो अब देखिए, जिस प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा अति प्लस अधिक। क्या लिखा? अति प्लस अधिक। और अपना शब्द था, क्या था? अत्यधिक। क्या था? अत्यधिक। अब संधि की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए आपको कह रहा हूं कि संधि आपको आनी चाहिए, तब आप उपसर्ग छांट पाएंगे। तो देखिए कैसे, अब अत्यधिक, अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, अति प्लस अधिक। इधर आपको पता है कि क्या है? ई है। इधर क्या है? ए है। दोनों ने मिलकर किसका निर्माण किया? ये का। तो अब ये है जो ये टूटा, तो इधर किस में टूट गया? ई में, और इधर ए में। तो अपना शब्द बच गया अति प्लस अधिक। तो इसी प्रकार यहां जो प्रत्यय निकलेगा बाहर, वो निकलेगा प्रति। क्या निकलेगा? प्रति। और आगे शब्द बच गया अपना प्लस आशित। क्या बच गया? आशित। अब उस पेपर में जहां तक मेरे जितने भी जानकार दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा कि मूल शब्द क्या छोड़कर आए? कि सर हम तो मूल शब्द ये आशित करके आए। तो आशित भी यहाँ मूल शब्द नहीं है। आशित भी मूल शब्द नहीं है। इसके आगे और टुकड़े करेंगे हम, देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि यही चीजें पेपर में इसी प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाता है। होता कुछ नहीं है, 2 नंबर का सवाल है, छोटा सा, दिखने में छोटा है परंतु है बड़ा खोटा। देखिए, अब प्रत्याशित, प्रत्याशित में हम आप प्रति अलग निकाल लिया, शब्द बच गया आशित। अब यहां लिखे आशित। क्या लिखा? आशित। अब आशित है तो आशित में एक यहां पर प्रत्यय भी लगा हुआ है। क्या प्रत्यय लगा हुआ? देखिए, आशित में प्रत्यय लगा है मित्रों इत। कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? इत। मैंने यहां पर प्रत्यय ना लिख के प्लस का निशान लगा दिया, इसका मतलब प्लस में क्या है? इत प्रत्यय है। अब शब्द क्या बचा हमारा? आशा प्लस इत, तब जाके ये क्या बनेगा? आशित। तो प्रत्याशित शब्द में हमारा मूल शब्द क्या बचा? आशा। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको संधि भी आनी चाहिए। संधि मैंने आपको डिटेल में अच्छे तरीके से पीछे वाले वीडियो में करवा दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं उपसर्ग के बारे में। यहां तक देखो, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले उपसर्ग का बेस तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, उपसर्ग देखिए, हिंदी में उपसर्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग की विशेषताएं।
उपसर्ग की विशेषताएं। लिखिए उपसर्ग की विशेषताएं। अब आपने उपसर्ग की विशेषताएं लिखी, नंबर 1 पर लिखिए शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। क्या लाना? नई विशेषता लाना। उपसर्ग क्या करता है? किसी शब्द के अर्थ में नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। पहली विशेषता तो ये है। क्या है? जैसे देखिए उदाहरण, एक शब्द है बल। बल का अर्थ आपको सबको पता है शक्ति होती है, जोर होता है, ताकत होती है। और इसी शब्द को मैं प्र लगाकर लिखूं, प्र प्लस बल, तो क्या बन गया? प्रबल। तो देखिए बात लगभग एक सी है, परंतु इसमें नई विशेषता उत्पन्न कर दी। एक बल शब्द बोले, एक प्रबल बोले, तो आपको भी पता है कि थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए इसी प्रकार मिलता जुलता एक शब्द और है शासन। क्या है? शासन। इसके मैंने एक उपसर्ग लगाया अनु। क्या लगाया? अनु। और प्लस में लगाया शासन। क्या लगाया? शासन। तो शब्द अपना बन गया अनुशासन। अनुशासन। आई बात समझ में यहाँ तक? अब देखिए शासन यानी कि नियम कानून कायदे, यही होता है शासन करना। यानी कि शासन किससे किया जाता है? नियम कानून कोई बनाया जाता है तभी शासन होता है, अनुशासन। और इसमें अनु उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? अनुशासन। अब हम विद्यालय में कई बार बच्चों को कहते हैं अनुशासन में रहना सीखो, अनुशासन में रहो, अर्थात जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके अंदर रहो। तो देखो बात एक ही है, परंतु नई विशेषता उत्पन्न कर दी है। ठीक है, अब चलिए नंबर 2 पर। दूसरी क्या विशेषता है देखिए, इसके आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे। अब परिभाषा में कई बार हम देखते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं, अर्थ को बदलते ही नहीं है और भी काम करते हैं। देखो विशेषता उत्पन्न कर दी। ठीक है, अब चलिए नंबर 2 पर। नंबर 2 पर है शब्द का जो अर्थ है, शब्द का अर्थ उल्ट देता है। यहां पर हम विपरीत लिख लेते हैं। विपरीत लिख लो भाई, ये थोड़ा शब्द का अर्थ विपरीत कर देता है। क्या कर देता है? विपरीत कर देता है। कौन? उपसर्ग। कौन कर देता है? उपसर्ग। आई बात समझ में? कैसे सर? देखिए मैं यहां पर एक शब्द लिखा है सत्य। क्या लिखा है? सत्य। तो पहली अपनी उपसर्ग की विशेषता है कि अर्थ में नई विशेषता, तो ये नई विशेषता हो गई। अब ये अर्थ को विपरीत कर देता है। कैसे? सत्य है, मैंने उपसर्ग लगाया क्या? ए, और प्लस में क्या लिखा? सत्य। क्या लिखा? सत्य। तो हमारा शब्द क्या बन गया? असत्य। क्या बन गया? असत्य। तो देखो विपरीत हो गया ना। सत्य, सत्य का अर्थ क्या होता है? हमेशा सच बोलने वाला। और ए का यहां पर अर्थ ना होकर के भावार्थ क्या ग्रहण किया हमने? नहीं। क्या ग्रहण किया? नहीं। और सत्य मतलब सच, यानी कि जो सच नहीं है। शब्द क्या बना? असत्य। असत्य यानी कि जो सत्य नहीं है, जो सच नहीं है। आई बात समझ में? अब देखिए एक और लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक शब्द लिखा था यश। क्या लिखा? यश। यश यानी कि उसने बहुत सारा यश अर्जित किया, यानी कि मान सम्मान इज्जत, वो होता है यश प्राप्त करना। ठीक है, तो यश। और इसके साथ मैंने एक उपसर्ग जोड़ा अप। क्या जोड़ा? अप। अब अप का अर्थ आप कुछ भी ले सकते हैं। निम्नता कर सकते हैं आप, निम्नता। लघुता ले सकते हैं, लघुता। नीचता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नीचता कह सकते हैं। यानी कि निम्न श्रेणी के शब्द जैसे लघुता है, निम्नता है, नीचता है। ठीक है, तो अब देखिए यश, यश के साथ मैंने क्या जोड़ा? उपसर्ग जोड़ा अप। और शब्द क्या बन गया हमारा? अप प्लस यश। तो क्या बना? अपयश। क्या शब्द बना? अपयश। और अपयश का अर्थ आपको पता है कि अपयश का अर्थ क्या होता है? बेइज्जती। क्या होता है? बेइज्जती। यश यानी कि इज्जतमान और अपयश का मतलब बेइज्जती। तो शब्द के अर्थ को उल्टा कि नहीं उल्टा? जी उल्टा। अब देखिए तीसरी विशेषता और अंतिम विशेषता। अब इन विशेषताओं के आधार पर ही आगे शब्दों का निर्माण होगा। क्यों? उपसर्ग करने के लिए हमें ये विशेषताएं पता होनी चाहिए। ठीक है,
देखिए तीसरी व्यवस्था कौन सी है, नंबर 3, उपसर्ग शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके, खास परिवर्तन न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द का मतलब आसपास, इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करता है। अब देखिए उपसर्ग है वो शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं करता। तीसरी विशेषता है कि उपसर्ग है वो शब्द के अर्थ में खास परिवर्तन नहीं करता, परंतु जो मूल शब्द होता है उसके इर्द गिर्द अर्थात उस मूल शब्द का जो अर्थ होता है उसके आसपास अर्थ ग्रहण करवाता है। कैसे, देखिए मैं यहाँ शब्द के दो उदाहरण दूंगा, उसके बाद अपने इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। एक शब्द है हमारे पास ब्राह्मण। क्या शब्द है, ब्राह्मण। आई बात समझ में। अब ये ब्राह्मण शब्द है, इसके मैंने एक उपसर्ग जोड़ा, क्या, पारी, और शब्द हमारा बन गया पारी ब्राह्मण, परिभ्रमण। अब देखिए भ्रमण का अर्थ भी आपको पता है कि घूमना फिरना होता है, टहलना होता है, वो क्या होता है, भ्रमण। और परिभ्रमण, परि का मतलब होता है चारों ओर, और भ्रमण यानी कि चक्कर लगाना, यानी कि घूमना। तो बात उसके इस भ्रमण के आसपास ही है, कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थ बदला नहीं है, बात इसके आसपास ही है। तो ये भी अपना एक रोल निभाता है उपसर्ग यहां पर भी। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे अपने पास शब्द है शुद्ध। क्या शब्द है, शुद्ध। अब ये शुद्ध शब्द है, इसमें मैंने एक उपसर्ग जोड़ दिया, क्या, वी। क्या जोड़ दिया, वी, और हमारा शब्द क्या बन गया, विशुद्ध। क्या बन गया, विशुद्ध। अब देखिए शुद्ध और विशुद्ध दोनों लगभग एक जैसे हैं, यानी कि इर्द गिर्द अर्थ है दोनों का, अलग अलग कोई अर्थ नहीं है, यानी कि सेम अर्थ है दोनों के, ज्यादा अंतर है नहीं। इस शुद्ध शब्द का जो अर्थ है, इसके अर्थ के इर्द गिर्द ही विशुद्ध शब्द का अर्थ कहीं ना कहीं निकलता है। तो ये अपनी तीन मोटी मोटी उपसर्ग की विशेषता थी। अब देखिए, अब हम कह सकते हैं स्पष्ट कि, अब लिख लीजिए साथ साथ, अब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से कह, बड़ा लिख देता हूं आपको दिखेगा नहीं, कह सकते हैं। अब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि उपसर्ग से तीन प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, शब्द बनाए जा सकते हैं। उपसर्ग से कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, तीन प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 पर लिखिए, नई विशेषता वाले शब्द। कौन से शब्द, नई विशेषता वाले शब्द। कौन से शब्द, नई विशेषता वाले शब्द। नंबर 2 पर आपको पता है कि मैंने लिखाया अर्थ को विपरीत कर देता है, उल्टा कर देता है, अर्थात विलोम शब्द। क्या, नंबर 2 पर है अपना विलोम शब्द, यानी कि विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं। और नंबर 3 हमने देखा कि मुख्य अर्थ के इर्द गिर्द ही उस शब्द का अर्थ होता है। तो मतलब क्या है,
पर्यायवाची शब्द। आई बात समझ में यहां तक? यानी कि अब हम इससे स्पष्ट हो गए, जैसे हमने पहले समझा उससे स्पष्ट होता है कि हम तीन प्रकार से शब्द बना सकते हैं। नई विशेषता वाले शब्द बना सकते हैं, विलोम शब्द बना सकते हैं, पर्यायवाची शब्द भी बना सकते हैं। अब चलते हैं आगे, देखिए कैसे बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आप लिख लो। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखिए नई विशेषता वाले शब्द। क्या लिखेंगे? नई विशेषता वाले शब्द। नई विशेषता, डिटेल में चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले शॉर्ट में नई विशेषता वाले शब्द। एक एक दो उदाहरण ले लीजिए बस। जैसे एक शब्द है हमारे पास कार। अब ये कार वो चलने वाली कार नहीं है, आई बात समझ में? चलने वाली कार नहीं है। कार का अर्थ है यहां पर करने वाला, या जो काम को करता है ना वो होता है कार, करने वाला। अब इसके साथ मैंने जोड़ दिया क्या? अधिकार। तो हमारा शब्द क्या बन गया? अधिकार। तो देखिए, कार करने वाला, अधिकार यानी कि हक से करने वाला। कार का अर्थ करने वाला, अधिकार यानी कि हक से करने वाला। ये मेरा अधिकार है, मैं इनकी इसको हक से करूंगा। तो ये चीजें यानी कि क्या हो गई? नई विशेषता उत्पन्न हो गई। अब देखिए विलोम शब्द कैसे बनते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विलोम शब्द कैसे बनते हैं? देखिए, एक शब्द है मेरे पास, लिख लियो पहले, विलोम शब्द किससे? उपसर्ग से। किससे बनते हैं? उपसर्ग से विलोम शब्द भी बनाए जा सकते हैं। कैसे? जैसे एक शब्द है मेरे पास गमन। क्या शब्द है? गमन। और गमन का अर्थ आपको पता है क्या होता है? जाना। गमन करना यानी कि जाना। तो यहां पर अर्थ हो गया जाना, और मैंने इसके आगे एक क्या लगा दिया? उपसर्ग लगा दिया आ, और हमारा शब्द बन गया आगमन। क्या बन गया? आगमन। और आगमन का अर्थ है आना। उनका आगमन हुआ। तो यहां देखो, अर्थ बदला कि नहीं बदला? सर बदला। तो उपसर्ग से हम क्या बना सकते हैं? विलोम शब्द भी बना सकते हैं। जैसे मान, एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे मान। मान का अर्थ क्या होता है? आपको पता है, इज्जत होता है। और यहां पर इसके मैंने प्लस में जोड़ दिया एक उपसर्ग, क्या? अप। और अप के जोड़ते ही ये हो गया अपमान। अपमान, और अपमान का अर्थ होता है आपको बेइज्जती होती है। क्या होती है? बेइज्जती होती है। तो यहां पर तो कहां तो इज्जत मिल रही है, कहां बेइज्जती होगी। तो अर्थ बदला कि नहीं बदला? कि सर बदला। तो उपसर्ग से हम विलोम शब्द भी बना सकते हैं। और तीसरा अपना था, क्या था भाई? पर्यायवाची शब्द। तो देखिए, अरे तू कहां जा रहा है? तीसरा कौन सा था अपना? पर्यायवाची शब्द। तो देखिए, तीसरा पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तीसरा था अपना पर्यायवाची। पर्यायवाची कैसे बनाते हैं सर? उपसर्ग से। देखिए, एक शब्द मैंने यहां पर लिया रोध। क्या लिया? रोध। और रोध का अर्थ आप सबको पता है कि क्या होता है? रोकना। रोध का अर्थ क्या होता है? रोकना। आई बात समझ में? और प्लस में मैंने एक यहां पर उपसर्ग लगा दिया। क्या लगा दिया? नी। क्या लगा दिया? नी उपसर्ग लगा दिया, और शब्द बन गया हमारा निरोध। क्या बन गया? निरोध। और निरोध का अर्थ भी क्या होता है? रोकना। क्या अर्थ होता है? रोकना। तो रोध का अर्थ भी रोकना। नी हमें उपसर्ग लगाया, और उपसर्ग लगाने पर शब्द बना निरोध, और निरोध का अर्थ भी क्या है? रोकना। तो यहां तक क्लियर कि तीन प्रकार की विशेषताएं होती है। तीनों विशेषताओं से तीन प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। नई विशेषता वाले शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। अब देखिए, अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी। अब देखिए, उपसर्ग होता है ना, उपसर्ग, उसकी सब पहले तो परिभाषा ही लिख लो। चलो, वे शब्दांश। अब देखो, तीन विशेषता हमने कर ली, इसके आधार पर आपको परिभाषा है वो स्पष्ट हो जानी चाहिए कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर क्या करते हैं? अर्थ बदल देते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं, या फिर शब्द के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं।
परंतु मैं तो चली आ रही परिभाषा लिखाऊंगा, बस आप इस परिभाषा को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। वे शब्दांश, अब शब्दांश भी आगे थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, अब इसको प्रारंभ को आप शुरू भी लिख सकते हैं, आरंभ भी लिख सकते हैं, प्रारंभ को आरंभ लिखते हैं, शुरू भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। चलिए इसको हटा देता हूं एक बार, ये चीजें आप लिख लेना। प्रारंभ में जुड़कर अर्थ बदल देते हैं या नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, या नई विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ बदल देते हैं या नई विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए बात आती है शब्दांश की। किसकी? शब्दांश की। किसी भी शब्द का वह भाग या हिस्सा कह सकते हैं आप, टुकड़ा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। किसी भी शब्द का वह भाग या हिस्सा जिसका कोई न कोई अर्थ या भावार्थ होता है, उन्हें शब्दांश कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें शब्दांश कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। अब ये शब्दांश है ना, जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते भाई। क्या नहीं होते? स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते। जैसे मान लो कोई किसी भी शब्द में मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया या लिख दिया मैंने परी, या लिख दिया मैंने निस, तो इसका क्या है? इसका अपने आप में कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा अगर स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त कर दिया तो। इसलिए ये किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं और अर्थ को बदल देते हैं या नई विशेषता उत्पन्न करते हैं। तो आप ये लिख लेना, शब्दांश स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते। यहां तक समझ में आई। अब चलते हैं उपसर्ग की मेन बात पर, जहां से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ जाता है। क्या उठता है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन उठता है, हिंदी में या हिंदी भाषा में क्या उठता है क्वेश्चन? देखिए स्पष्ट पूछ लिया जाता है, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं?
तो मुख्य रूप से हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कितने प्रकार के? उत्तर लिख लीजिए यहां पर एनएस लगा के। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? मुख्यतः 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 आता है संस्कृत के। किसके? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। नंबर 2 पर लिखिए हिंदी के उपसर्ग। किसके उपसर्ग? हिंदी के उपसर्ग। यहां तक क्लियर? चलिए, और नंबर 3 है उर्दू के उपसर्ग। किसके? उर्दू के उपसर्ग। अब कई बार इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार इनकी पूछ, संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं, हिंदी के कितने उपसर्ग हैं और उर्दू के कितने उपसर्ग हैं। तो लिख लीजिए संस्कृत के हैं 22 उपसर्ग। कितने? 22। इसको हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। हिंदी के हैं 13 और उर्दू के हैं 19 उपसर्ग। कितने हैं? 19। ये संख्या नोट कर लेना भाई, ये संख्या कई बार डायरेक्ट सीधी पूछ ली जाती है। तो सर हिंदी में संस्कृत और हिंदी की तो चलो बात मानते हैं कि हिंदी में हिंदी के आगे संस्कृत और उर्दू के उपसर्ग कहां से आगे? तो देखिए, आपको पता है हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत है। संस्कृत हिंदी की जननी है, तो इसके गुण तो इसमें आएंगे। और भारत में विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए, तो वो अपनी भाषा के कुछ शब्द यहाँ छोड़ गए हैं, तो उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें उर्दू के उपसर्गों की सहायता लेनी पड़ती है। तो प्यारे मित्रों, इनकी चर्चा हम आगे बहुत ही अच्छे तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो प्यारे मित्रों, इसके साथ आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं प्यारे मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।